गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। दो तीन बच्चों का ही बस मेरे पास व्हाट्सएप पे उनका पढ़ा हुआ चार्ट भेजा बच्चों ने, बाकी किसी बच्चे ने नहीं भेजा। पढ़ाई नहीं हो रही है इसका मतलब है ना, घर पे आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं जो पढ़ाता हूँ उसके नोट्स तो बेटा अवेलेबल है ना, उसमें जो लेक्चर के नीचे नोट्स होते हैं, नोट्स के नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। कनेक्टिव टिश्यू बेटा आज क्लियर करवा दे रहा हूं मैं कि करना क्या है, कंफ्यूजन जो है वो बताओ। बाद बाकी में कनेक्टिव टिश्यू को करने का तरीका लेके आया हूं। जो मैंने समझाया था वो तरीका आप लोग एपिथेलियल में तो लगा लिया आप लोगों ने, मस्कुलर टिश्यू में भी लगा लिया, बट कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बताएं क्या कंफ्यूजन है कनेक्टिव टिश्यू को लेकर के। कनेक्टिव टिश्यूज को लेकर के क्या प्रॉब्लम है बताएं मेरे को। चार्ट में लेके आ गया हूं, परेशान मत हो, ठीक है। मैं चार्ट को लेके आया हूं तुम लोगों के लिए। चलो फटाफट, 1.5 मिनट रह गया, जितने बच्चे जुड़ेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बारिश हो रही है आप लोगों, किस चीज के यहाँ बारिश हुई है आज? आज तो मेरे ख्याल से काफी बादल रहे हैं चारों तरफ। कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने आज बारिश का आनंद उठाया है? रिवीजन कराऊंगा बेटा आज। तो देखो, जो मैंने कहा था ना कल कि मैं तुम लोगों के लिए लेके आऊंगा, वही देखो लेके आया हूं मैं, पढ़ने का एकदम सही तरीका। कनेक्टिव टिश्यू में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, वो अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा सारा, ठीक है ना। अदरवाइज इंपॉर्टेंट के पर्पज से देखा जाए तो हम लोग जो हम लोगों ने उसमें पढ़ रखा है, 11th वगैरह में पढ़ रखा है, वो बहुत छोटा सा कंटेंट होता है हमारे पास, लेकिन हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है डिप्लोमा के हिसाब से। स्टार्ट करें। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू चलो तो देखो, क्या ये विजिबल है सभी लोगों को? क्या ये कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है पिक, क्या ये सभी लोगों को विजिबल है? मैंने कुछ इस तरीके से नोट्स बनाने के लिए तुम लोगों को कहा था, ठीक है ना। नॉर्मली मान के चलो बेटा कम से कम 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, 5 नंबर तक। हाँ, वो ऑफ क्या, वो टाइम आ गया, कल ही ऑफ कर लेंगे, ठीक है। इधर देखो जरा, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है ना। अब आप लोग क्या करना, ये जो है इसको मैं ऐप पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर पाओगे, समझ पाओगे। और एक काम करना, मैंने जिस तरीके से इसको लिखा है आप लोग पहले नोट्स पढ़ेंगे, और नोट्स में से मैंने क्या चीजें निकाली हैं एक शॉर्ट नोट बना के तैयार किया। अच्छा, शॉर्ट नोट का मतलब क्या है? जैसे यहां पर एक बात बताऊं मैं, मेन पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? मेन पॉइंट। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? टिश्यू विच, है ना, इस तरह से लाइन लिखी हुई है हमारे नोट्स में। टिश्यू विच होल्ड स्ट्रक्चर, क्या करेगा? बॉडी में जो स्ट्रक्चर है उनको होल्ड करेगा। प्रोवाइड फ्रेमवर्क, जिन लोगों को मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो, मैं रीड करता हुआ जा रहा हूं, ठीक है। सपोर्ट फॉर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, चारों तरफ से पकड़ के रखता है। फैट को स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, यानी कि जो हमारा ब्लड आ जाएगा इसके अंदर हमारा कौन आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा, ठीक है ना। डिफेंड अगेंस्ट डिजीज, इसके लिए यहां पर हमारे पास कौन आ जाएंगे? लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स, ये दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। देन हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है।
आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिनकी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं सबके अंदर सारी पाई जाए, हो सकता है किसी के अंदर 4 पाए जाए, किसी के अंदर 2 ना पाई जाए, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और अगर आता है क्वेश्चन फंक्शन, दीज आर आल्सो कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अगर फंक्शन के तौर पे क्वेश्चन आ गया तो यही फंक्शन लिखे जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन में फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक 1 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है कि बताओ हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यूज हैं, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है। दीज आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज इन बॉडी, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन नोट्स में आप लोगों को क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ है, आप उसमें से इस तरीके से कंटेंट को नहीं निकाल पा रहे हो। तो मैं कंटेंट को निकाल, और मैं भी पूरा निकाल के नहीं लाया हूं, ठीक है ना, ये मत सोचना पूरा निकाल के दूंगा मैं आपको, मेहनत आपको ही करनी है। आज मैं आपको तरीका यहाँ से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और फिर उसको हिसाब से आप आगे चलेंगे। फॉर्म्ड फ्रॉम मीजोडर्म, मीजोडर्म कहाँ पाया जाता है, एम्ब्रियो में। कहाँ होता है, एम्ब्रियो में होता है, मैंने बताया भी था, ठीक है। मीजोडर्म की जो लेयर होती है उससे कनेक्टिव टिश्यू निकल के बाहर आते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट क्या क्या है, टिश्यू है ना, टिश्यू के अंदर सेल पाए जाएंगे, तो यहां पर कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कुल मिला के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करूंगा, यहाँ पर कुछ खास तरह के सेल पाए जाते हैं, यहाँ पर कुछ खास तरह के फाइबर पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स यानी कि जो उसके अंदर भरा हुआ सब्सटेंस होता है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू, जब टिश्यू है, टिश्यू का मतलब क्या होगा, बहुत सारे सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर एक ग्रुप बना हुआ है। तो यहां पर जो चीज भरी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब सेल्स जैसे मैंने बताया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आई। तो सेल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला सेल फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा एडिपोज, तीसरा प्लाज्मा सेल, चौथा मास्ट सेल, ठीक है, पांचवा मैक्रोफेजेस, छठा लिम्फोसाइट, सातवां मेसेनकाइम सेल्स, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, एंड देन आठवां क्या है, क्रोमेटोसाइट सेल्स, और नवा क्या है, रेटिकुलर सेल। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सारे सेल्स याद हो जिस समय आप एग्जाम में लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे सेल्स याद हो, जितने सेल याद हो जाए उतनी अच्छी बात। 9 सेल्स है, कम से कम 5 सेल याद हो गए आपको तो अच्छी बात है। फिर फाइब्रोब्लास्ट, जिन सेल में कुछ खासियत है, फाइब्रोब्लास्ट ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं कोलेजन और इलास्टिन नाम का। फाइब्रोब्लास्ट खास तरह के प्रोटीन बनाते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। एडिपोज सेल फैट को स्टोर करते हैं। ये बेटा जो पॉइंट्स लिख रहे हो ना, यहीं से तुम्हारा जब आप सवाल करते हैं ना कि सर 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या करेंगे, तो यहीं से तुम्हारा 1 मार्क्स क्वेश्चन भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि डिफेंड का काम करता है हमारी बॉडी को। फिर यहां पाए जाते हैं मास्ट सेल, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने उस दिन भी टिक कराया था। मास्ट सेल प्रोड्यूस करता है 3 केमिकल्स, हिस्टामाइन, ठीक है, ए, बी हेपारिन और सी सीरोटोनिन। हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शंस, हमारी बॉडी में जितने प्रकार के भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको करवाता है ये। हेपारिन एंटीकोगुलेंट है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे खून को क्लॉट नहीं होने देता है। सीरोटोनिन नाम का ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। मैक्रोफेजेस इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब सेल डेब्रिस, जो सेल टूट फूट गए हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रोब्स, इनको मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स ये लोग क्या कर जाते हैं, इंजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। देन मेसेनकाइम सेल्स प्रोड्यूस सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। मेसेनकाइम सेल्स क्या काम करेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो सेल्स बनते हैं होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। क्रोमेटोसाइट्स कलर टू स्किन, हमारी स्किन में जो कलर आ रहा है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। और उस टिश्यू के अंदर कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्रोमेटोसाइट्स वाले सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। रेटिकुलर सेल्स फैगोसाइटिक होते हैं, साथ साथ में फाइबर्स है ना, एंड फाइबर्स फाइबर प्रोड्यूसिंग होते हैं, नेटवर्क टाइप बना लेते हैं पूरा। तो एक पार्ट खत्म होगा कि हाँ हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो किसी एक प्रकार के सेल से नहीं बना, उसके अंदर कई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे फाइबर, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में कुछ फाइबर रेशे टाइप की चीजें पाई जाती हैं। फाइबर की बात करें तो एक है कोलेजन फाइबर और एक है इलास्टिक फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। कोलेजन फाइबर किसका बना हुआ है, कोलेजन नाम के प्रोटीन का। इलास्टिक फाइबर किसका बना हुआ है, इलास्टिन नाम के प्रोटीन का।
हाँ, ये मैं आपको नोट्स में डाल दूंगा जिससे कि आप लोग इसकी हेल्प से काम कर सकें, ठीक है ना। ये बंडल्स में पाए जाते हैं, अनब्रांच होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ये ठीक है, ये ब्रांच होते हैं और अनब्रांच होते हैं और कॉलेगन है इलास्टिक, ये इन इलास्टिक आएगा, ये इन इलास्टिक होते हैं और ये इलास्टिक होते हैं, ठीक है ना। फिर रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर डेलिकेट नाजुक होते हैं, ब्रांच होते हैं और इनलास्टिक होते हैं। मेड फ्रॉम रेटिकुलन प्रोटीन, ये रेटिकुलन प्रोटीन का बना हुआ है, ये इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, ये कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन कह लो। ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क, ये इसका काम केवल क्या होता है, नेटवर्क टाइप का बनाता है सेल्स के अंदर ताकि वो आपस में जकड़े रहें एक तरह से, ठीक है। तो अब देखो जो कंपोनेंट वाला पार्ट, अब आज जब तुम इसको पढ़ लिया है, तुमने इस तरह से कर लिया है, अब तुम कंपोनेंट वाले पार्ट को ना नोट्स में देखना, तुम्हें यूं समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे चीजें कैसी लिखी हुई हैं, लाइन में लिखी हुई हैं। अब बेटा देखो होता क्या है, अब अगर मैं डायरेक्ट, कुछ बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट नोट दे दो, मैं अगर डायरेक्ट इसको ऐसे बना करके तुमको दे देता शुरुआत में, मतलब मैं लेक्चर नहीं बनाता, सीधा इस तरह से बना देता, तो एक्सप्लेन तब भी करना पड़ता और ये चीजें आपको फिर डायरेक्ट समझ में नहीं आती, ठीक है। तो यहां पर अब क्या है कि हमने उस मेन नोट से इस तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। कंपोनेंट क्लियर हो गए, बात समझ में आई, कंपोनेंट क्लियर हुए, ठीक है। अब कंपोनेंट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स का, कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप का, देखो बताता हूं मैं। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की जब हम लोग बात करेंगे, तो ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट देखो, कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स। तो ये हम लोगों ने यहां पे सीखा और समझा है। अब देखो क्या है, अब मेरे पास आता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यहां लिखा हुआ है मैंने चार्ट। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करने के लिए आप लोगों को पहले क्या देखना है, चार्ट। तो पहले आप ये चार्ट देखेंगे, ओके, कि इसको याद करेंगे कि इसमें 4 प्रकार के हैं, 1 2 3, है ना, 3 टाइप के हैं। लूज, डेंस, लूज, डेंस, यहाँ पे सेल्स जो होते हैं लूजली अरेंज होते हैं, यहाँ पे सेल्स जो है टाइटली अरेंज होते हैं, स्पेस वगैरह नहीं होता है। स्पेशलाइज, कुछ खास प्रकार के, उसमें 2 टाइप के आ जाते हैं हमारे पास, 3A और 3B। 3A के अंदर हम लोग कह सकते हैं हमारे पास बोन और कार्टिलेज की बात करते हैं हम लोग, और 3B में हम लोग किसकी बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, देखो यहां पर ये चार्ट जब याद हो जाएगा तो इसमें से पहला पार्ट हम लोग करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू पहला पार्ट हमारे पास स्टार्ट होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब यहां पर चीजों को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसे लूज क्यों कहा गया है, इसमें एक पॉइंट लिखा है मैंने, ये वाला फाइबर थोड़ा सा वैसा हो गया है एक्चुअली, क्योंकि मैंने नोट्स बनाने के पर्पज से, तो उसमें जो चीज जगह नहीं बची तो मैंने यहां लिखा हुआ है फाइबर्स एंड सेल्स लूजली अरेंज्ड इन मैट्रिक्स, उम्मीद कर रहा हूं दिखाई दे रहा होगा ये, फाइबर्स एंड सेल्स आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड
या अरेंज इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस, जिसके अंदर वो लोग मतलब सेल के अंदर जो चीज भरी हुई होती है, तो इसीलिए इसको लूज कहा जाता है। उसके अलावा मेन काम क्या है इसका? प्रोवाइड सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। सपोर्ट और इलास्टिसिटी इस तरीके से जब याद करोगे बेटा ना पॉइंट्स निकाल करके, तो इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू का पॉइंट में लेके आया, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आई थी। तो अब हमारे को करना क्या है, ये चार हैं, इसको अलग पढ़ोगे, डेंस को अलग पढ़ोगे, स्पेशलाइज के अंदर, सपोर्टिंग के अंदर बोन अलग पढ़ोगे, कार्टिलेज अलग पढ़ोगे, और ब्लड वाले को अलग पढ़ना है। थोड़ा सा लेंदी रहेगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? कनेक्ट मसल्स एंड अदर स्ट्रक्चर टू स्किन। हमारी जो स्किन होती है उससे कुछ जो स्ट्रक्चर जुड़ते हैं, मसल्स जो इसके नीचे है उसको जोड़ता है, और कुछ और स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट हमारी स्किन से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने में हेल्प करता है। शॉक एब्जॉर्बर है ना, शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीन कैटेगरी पाई जाती हैं। कौन सी तीन कैटेगरी हैं? एरियोलर, ठीक है। तीन कैटेगरी कौन सी हैं? एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। एरियोलर दूसरा, एडिपोज, और तीसरा क्या है? रेटिकुलर। तीन टाइप के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एक तरह से हम कह सकते हैं तीन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब जो एरियोलर होते हैं वो किसके बना होता है? जो एरियोलर वाला पार्ट है, एरियोलर मतलब हम समझ रहे ना एयर, जहां पे एयर वगैरह मौजूद रहेगी, तो लिखा हुआ है कंटेन। कंटेन फाइबर्स, कौन कौन से फाइबर होते हैं? कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। तीन टाइप के फाइबर होते हैं। फाइबर अरेंज रैंडमली, ये याद रखेंगे, फाइबर रैंडमली अरेंज होते हैं। डेंस में ऐसा हम देखेंगे नहीं होगा आगे जाकर के। तो इसमें क्या है? फाइबर रैंडमली अरेंज है, कोई भी कहीं भी। किस किस टाइप का? अच्छा, एरियोलर टिश्यू है। कंटेन सेल्स, कौन कौन से प्रकार के सेल यहां मौजूद हैं? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट और मास्ट सेल। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम कुछ सेल पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ ये सेल्स है ना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैंने क्या कहा, सारे सेल्स हैं, जरूरी नहीं है कि हर प्रकार के टिश्यू में, हर प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो या उसके जो सब टाइप है उसके अंदर हर प्रकार के सेल मौजूद हो। एक बार ये सारे सेल पढ़ लिए, ये यहाँ याद हो जाएंगे। उसके बाद जिसके अंदर जो सेल आएगा हम उसको लिखते चलेंगे। कौन कौन से सेल मौजूद हैं? फाइब्रोब्लास्ट, हमें पता है इसका मतलब क्या है। मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स जो हमने पहले पढ़ लिया था ये सब, ठीक है। एडिपोसाइट्स और मास्ट सेल। अब इसमें दो भूल जाओ, तीन याद रहे, दो याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन कहां कहां पाए जाएंगे? इन एंड अराउंड एवरी बॉडी स्ट्रक्चर, देयरफॉर कॉल्ड पैकिंग मटेरियल। ये लगभग हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर और उसके आसपास पाया जाता है, इसीलिए हम इसे पैकिंग मटेरियल भी कहते हैं। हमारी बॉडी खोखली ना रहे तो जगह जगह पे यही वाले टिश्यू आकर के भर जाते हैं, ठीक है। सब क्यूटेनियस लेयर, मैं रीड करता जा रहा हूं, सब क्यूटेनियस, कोई अगर दिक्कत लग रहा है, ठीक है। सब क्यूटेनियस हमारी स्किन के नीचे आ गया। अराउंड ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्व सेल्स में, बॉडी के जो ऑर्गन्स है वहां पर। तो लोकेशन पता चल गया। फंक्शन क्या है इसका? मेन स्ट्रेंथ, मजबूती देता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है और सपोर्ट देता है। तो बेटा अब इस तरीके से एरियोलर सेल क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, तीन चीजें हो गई। आप किसी भी चीज के बारे में लिखेंगे, जैसे एरियोलर है, क्या किससे बना हुआ है या क्या पाया जाता है, किसका बना हुआ है, कंटेन फाइबर्स या किसका बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या कंटेन कर रहा है, लोकेशन और फंक्शन, ये तीन चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। भले इसमें दो दो पॉइंट दो, दो दो पॉइंट दो, दो दो पॉइंट दो, लेकिन ये तीनों देने पड़ेंगे। इसी तरह एडिपोज आ जाएगा। एडिपोज टिश्यू किसके बने होते हैं? डराइव कहां से बनते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल, जिनको हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स, ठीक है ना। थोड़ा सा पिक्चर ब्लर आ गई है, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा, ठीक है ना। डेराइव्ड फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट या एडिपोसाइट सेल्स भी कहते हैं। ये स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स को ही फैट कहा जाता है, ये आईएमपी है। एडिपोस टिश्यूज क्या स्टोर करते हैं, या हमारी बॉडी का फैट किस टिश्यू में जाकर के स्टोर होता है, ठीक है। अब अच्छा, ये लूज कनेक्टेड टिश्यू, फिर उसके सब टाइप्स आ गए, ये आगे। लोकेशन, जहां जहां एरियोलर होगा, वेयर एवर एरियोलर टिश्यू लोकेटेड, जहां जहां एरियोलर टिश्यू लोकेटेड है वहां वहां ये पाया जाएगा। जैसे कि सबक्यूटेनियस लेयर हो गया,
अराउंड हार्ट, हमारे हार्ट के आसपास, किडनी के आसपास, येलो बोन मैरो में, पैडिंग अराउंड जॉइंट, जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे, उनके आसपास पैडिंग, एक तरह से कुशन, गद्दी का काम करता है पैड की तरह। बिहाइंड आई बॉल इन आई सॉकेट, जो हमारी ये इस तरह हमारी आंख है ना, इसमें इस तरह से आई बॉल है, तो इसके पीछे की तरफ रहता है कि कभी झटका अटका लगे तो ये क्या है, एडिपोज है, फैट होता है, तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम लोग बच जाते हैं। फंक्शन क्या है, रिड्यूस हीट लॉस, हमारी बॉडी के हीट को लॉस नहीं होने देता है, एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। एनर्जी रिजर्व, जरूरत पड़ने पर एनर्जी जो होती है उसका काम करता है ना, ग्लूकोज वगैरह की कमी पड़ रही तो एनर्जी की तरह काम करेगा, एनर्जी टूटेगा और एटीपी बनाएगा। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन, ऑर्गन को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें एक खास चीज है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जिसे हम लोग बैट भी कहते हैं। इन न्यूबॉर्न, जो नए नए पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनमें एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है जो जनरेट करता है हीट टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। हाँ बेटा, बिल्कुल यही चीज समझाना चाहता हूं। आप अगर अपने जितने भी आंसर्स हैं, मैं हर बच्चे से यही कहता हूं, आप अपने पूरी फार्मेसी के, इसके ही नहीं, जहां तक संभव हो पूरे फार्मेसी के टॉपिक्स को इस तरह फ्लो चार्ट में लिख के आएंगे, नंबर की गारंटी मेरी है, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। सब तो इसमें बेटा आपने बता दिया, एडिपोज टिश्यू कहां से डराइव हो रहे हैं, क्या लोकेशन है, क्या फंक्शन है, सब कुछ मेंशन है बेटा, कोई चीज छूटती नहीं है। आप टेबल बना रहे हैं उसमें सारे पॉइंट मेंशन हो जाते हैं, लेकिन पॉइंट मेंशन करने हैं आपको। इसी तरीके से फिर आता है हमारे पास रेटिकुलर टिश्यू, दे आर इंटरलेसिंग, इंटरलेसिंग मतलब जैसे हम फीता बांधते हैं लेस, उसी तरीके से एक दूसरे में गुंथे हुए, एक दूसरे में गुंथे हुए, इंटरलेसिंग, इंटरलेसिंग नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर। यहाँ ये जो फाइबर्स होते हैं एक दूसरे में गुंथे हुए फाइबर होते हैं। लोकेशन स्ट्रोमा ऑफ लिवर, लिवर का जो स्ट्रोमा होता है, एक तरह का लिवर का जो आसपास का मैट्रिक्स है वहां पाया जाएगा, स्प्लीन के मैट्रिक्स में पाया जाएगा और लिम्फ नोड के मैट्रिक्स में पाया जाएगा, रेड बोन मैरो में पाया जाएगा। ब्लड वेसल्स की जो मसल्स होती हैं, भाई जो नसें होती है ना, वहां पे तो मसल्स पाई जाती हैं, उसकी तो मसल्स होती हैं, वहां पाया जाएगा। फंक्शन की बात करें तो फॉर्म स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बनाता है ये, बाइंड स्मूथ मसल्स टिश्यू सेल्स, जो स्मूथ मसल्स के सेल्स होते हैं उनको आपस में बांध के रखता है, ठीक है। फिल्टर करता है, क्या फिल्टर करता है, एंड रिमेन एंड रिमूव, फिल्टर करता है और रिमूव है, ये रिमूव करता है वॉर्न आउट ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल हमारी बॉडी में काम करते करते समय के साथ, उनकी लाइफ 120 दिन की होती है रेड ब्लड सेल्स की, तो टूट फूट गए हैं, मर गए हैं, उनको फिल्टर करेगा, रिमूव करेगा, कहां से, स्प्लीन में से। और हमारा जो लिम्फ नोड होता है, जो माइक्रोब्स को मार करके रख लेता है अपने पास, उसको, उन माइक्रोब्स को भी वहां से क्या करेगा, फिल्टर और रिमूव करता है, कौन, हमारा रेटिकुलर, जो इसका कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 पार्ट आ रहे हैं, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। ये बात समझ में आ रही है, ये चार्ट आप लोगों को समझ में आया है? पहली बात तो ये बताएं मेरे को, क्या ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया है? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड है, उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। जहां दिक्कत आएगी मुझे बताएं, मैं वहां पे हेल्प करूंगा, क्योंकि सबके आंसर्स मेरे को अभी प्रोवाइड करा पाना संभव नहीं है। ये इतना, जैसे कि अभी मैं आज आप लोगों के लिए ये तैयार किया, ठीक है ना, तो इतना अभी एक टॉपिक तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें भी मेरे को अपने हिसाब से करना है, तो इसमें भी टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा टाइम बड़े आराम से लग जाता है। तो इस तरह के सबके आंसर में निकालने लगा तो नए टॉपिक आगे कवर नहीं हो पाएंगे, नई चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा। अब आप लोगों का काम क्या है बेटा, बहुत अच्छे से सुन ले, ठीक है। वसीम अनवर, ओके। जिन लोगों का पहला दिन है उन लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। लेकिन ये जो तरीका है पढ़ने का, ये जो तरीका है पढ़ने का, ये तरीका आप अपनी पूरी फार्मेसी के सभी सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे अगर चाहते हैं कि फार्मेसी आसान हो जाए। क्यों ये तरीका अच्छा है? अब आप लोग क्या करेंगे, अच्छा एक काम जरूर करना, देखो जो जो बच्चा कर लेगा वो फायदे में रहेगा।
ये आप लोगों को समझ में आ गया, पढ़ने में मजा भी आया, दिख रहा है बच्चे को, मजा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन अब एक काम करना, ठीक है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू की हेडिंग्स जो कि नोट्स में दे रखी है उसको पढ़ना एक बारी। जब आप उसको पढ़ोगे इसको पढ़ने के बाद, तो वो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, प्लस उसका रिवर्स आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि सर ने उस चीज में से किस तरीके से फॉर्मेट को तोड़ा है और फॉर्मेट निकाला है, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने किस तरीके से क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और उससे क्या होगा, आप लोग खुद से ये वाला काम कर पाएंगे। क्योंकि बेटा जब आप खुद पढ़ करके इस तरह के चार्ट तैयार करेंगे, वो पढ़ाई सबसे बेस्ट होगी। अब उसमें क्या है, आप खुद लिख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा याद भी करते हैं, एरियोलर, एडिपोस, रेटिकुलर, 3 दिमाग में आ गए, ठीक है। फाइबर, एक एक के पार्ट और लोकेशन वगैरह इस तरह से ना ये दिमाग में बहुत इजीली सेट हो जाएगा। फिर आपके ये चीज आपके दिमाग में बहुत इजीली क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहने वाली है। ये बात समझ में आ गई है, ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो मैं डाल दूंगा लेक्चर के बाद, डाल दूंगा आज, ठीक है ना, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही है, तो सेकेंडरी क्लास शायद नहीं लूंगा मैं, तो 9 बजे डाल करके और उसके बाद ही फिर रेस्ट करने जाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे ही क्लास ऑफ होगी उसके तुरंत बाद डाल दूंगा मैं। तो आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। अब जैसे क्या, देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैं लिटरली बताऊं, मैं ये 2 पन्ने मैंने आज तुम लोगों को पढ़ाई है, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 2 पन्ने मेरे को आई थिंक आइडिया है करीब करीब आई थिंक मेरे को करीब 1.5 घंटा, मतलब मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरे ही नोट्स थे, मैंने उनको पढ़ा है। अच्छा मैं कुछ ना कुछ बीच में काम भी पढ़ता रहा, तो मान के चलो मेरे को करीब कितना लग गया, 1 घंटा लग गया। अच्छा 1 घंटा मुझे लग गया है, आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि मैंने को 1 घंटा क्यों लगा, क्योंकि मैंने सीधा नोट्स देख के बना दिए, तो मेरे को तो पता है आप लोगों को क्या होगा, नोट्स भी देखने होंगे, लेक्चर भी देखना होगा, या सीधा सीधा लेक्चर देखते चलें और बनाते चलें, चॉइस आपकी है। आप लोगों को हो सकता है 2 घंटे लग जाएं, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं। ये ना सोचें कि किसी बच्चे को 3 घंटे भी लग सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि अपना माथा पकड़ लेंगे, ठीक है, कि यार हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ बच्चों को क्या हुआ, माथा पकड़ लेंगे, यार हमसे नहीं हो रहा, सर ने पता नहीं कैसे कर लिया। तो अब प्रोसेस चलेगी, जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, जिन लोगों को 3 घंटा लगता था उनको 2 घंटा लगेगा, जिनको 2 घंटा लगता है उनको 1 घंटा लगेगा, जिनको 1 घंटा लगता है वो आधे घंटे में ही, ज्यादा नहीं। जब आप रोज हर एक सब्जेक्ट में से नोट्स इस तरह से शॉर्ट नोट्स निकालना स्टार्ट करेंगे, तो प्रोसेस धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। जो लोग माथा पकड़ते थे उनको फिर 3 घंटा लगने लगेगा, वो फिर इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जिनको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब उनको पढ़ाई छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, या फिर पढ़ाई से उनकी 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन अब पढ़ना पड़ रहा है। तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बात मैं कहूंगा, बस अपने आप को कमजोर मत समझना, ठीक है। पढ़ाई नहीं की किसी वजह से, इसकी वजह से चीजें कम समझ में आ सकती हैं, लेकिन दिमाग से कमजोर नहीं हो आप लोग। बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये नोट्स बेटा इसी में ही, जब आप जाओगे कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट, अपना कोर्स खोलोगे, कोर्स के अंदर कंटेंट में जाओगे, कंटेंट के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी वाले सब्जेक्ट में जाओगे, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 टिश्यू में जाओगे, टिश्यू के अंदर लेक्चर नंबर आई थिंक ये 2 है, कनेक्टिव टिश्यू वाला है ना, 2 है कि 3 जो भी है, उसमें जाओगे, उसके अंदर वीडियो होगा, नोट्स होंगे, उसी नोट्स के नीचे मैं ये वाले पेज भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इन पेजेस को निकाल पाएंगे वहां से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या रहेगा, किसी चैप्टर के नोट्स में जाने का क्या तरीका होता है, आप पहले जो कोई भी आपका कोर्स है, अभी आपका कोर्स क्या है, डी फार्म फर्स्ट ईयर, कोर्स में जाने के बाद कोर्स खोलेंगे तो ऊपर आपको क्या दिख जाएगा, कंटेंट। कंटेंट जाने के बाद जो सब्जेक्ट है, जैसे कि ये सब्जेक्ट आपका क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें आप जाएंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, 3 ही है ना आई थिंक ये, अरे चैप्टर 3 है, हाँ 3 है, पहले दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल था, ठीक है। और 3 के बाद आप जाएंगे, आई थिंक ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है आई थिंक, है ना, चेक कर लेता हूं मैं लेक्चर कौन सा है, ये लेक्चर नंबर है 2, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में जाएंगे। लेक्चर नंबर 2 का जो फोल्डर होगा, ठीक है, जब इसको आप लोग खोलेंगे तो सबसे ऊपर क्या मिलेगी, वीडियो मिलेगी, फिर नोट्स मिलेंगे। नोट्स के ही नीचे मैं ये वाली आज के ये जो दो ये हैं, अरे जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वाले, ये डाल दूंगा मैं। इसी के नीचे क्या आ जाएंगे, तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे मेरे वाले आज वाले, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको क्या मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही नीचे क्या मिलेंगे आपको, एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू अभी नहीं आए हैं तो आने वाले समय में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस रहता है, आपको जो चीज पढ़नी है कोर्स में, कंटेंट में जाके वो सब्जेक्ट में जाएंगे, उसके चैप्टर में जाएंगे, उसके उस लेक्चर में जाएंगे। पहले नंबर पे वीडियो मिलता है, दूसरे नंबर पे नोट्स मिलता है, फिर तीसरे नंबर पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और चौथे नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा, एमसीक्यू। जिसके एमसीक्यू नहीं है उसके एमसीक्यू धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू, मेरे ख्याल से जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी वो लोग पहले फटाफट बताएं, क्या ये बात समझ में आई। कनेक्टिव टिश्यू धीरे धीरे करके पढ़ना है, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ भी है, लेंदी भी है। कनेक्टिव टिश्यू अपने आप में थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, और खास कर कि जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, वो जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दुखदायी पीड़ादायक है ये, ठीक है। बायोलॉजी तो करना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अगेन आप लोग क्या करें, जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता है वो लोग अपने कोर्स में जाए, कंटेंट में जाए। क्लास की टाइमिंग पता ही है, 8 बजे शाम को क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 5-10 मिनट के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है। कोर्स में जाए, कंटेंट में जाए, कोर्स में जाए, कोर्स के बाद कहाँ जाना है, लाइव क्लास वाले सेक्शन में। लाइव क्लास में जाकर के वहां आपको लिंक दिख जाएगा, उसको आप जुड़ जाएं। कोर्स में जाकर के लाइव क्लास वाले पार्ट में जाकर के वहां पे आपको लिंक दिख जाएगा, अपने टाइम से उसको खोल के चेक करते रहें, ठीक है। वो आ जाता है, मैं इसीलिए 5 मिनट का वेट भी करता हूँ। अगर क्लास स्टार्ट भी कर देता हूँ तो 5 मिनट का थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ कि बच्चे जुड़ रहे हैं। कई बार कुछ बच्चों के पास लिंक पहुंच जाती है, कई बार नेटवर्क इश्यू होता है, बच्चों के पास लिंक नहीं पहुंचती है। ये बेटा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अभी, ठीक है। और सभी का एक एक चैप्टर तो हो ही गए हैं, और कुछ के 2-2 चैप्टर भी हो गए हैं। तो जिनके चैप्टर्स कवर हो गए हैं वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हमारा सिलेबस अक्टूबर तक होपफुली, उम्मीद है, खत्म हो जाएगा। अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर, या हद से हद नवंबर, इससे ज्यादा नहीं चलने वाला। वरना मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये थोड़ा सा 3 दिन चल गया कनेक्टिव टिश्यू वाला, है ना, थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी बच्चों को, अदरवाइज ये अब तक खत्म हो चुका होता। तो अक्टूबर तक मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर वापस से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों के स्टार्टिंग के चैप्टर छूटे हुए हैं उसको वो लोग अभी थोड़ा खुद से पढ़ें। जहां डाउट आता है मेरे को व्हाट्सएप करें कि सर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं हेल्प करूंगा करने के लिए। या कभी होगा तो एक्स्ट्रा क्लास में वो सारे पॉइंट 6-7 होंगे, उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उनका वो सारे पार्ट क्या होंगे, हम लोग रिवीजन क्या होगा, एक तरह से दोबारा से कोर्स करेंगे। अक्टूबर में खत्म कर दूंगा तो वापस से एक बार स्टार्ट करेंगे अपन लोग। कब से, नवंबर या दिसंबर से। तो 3 महीने नेक्स्ट मार्च तक एक बार फिर से हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, नवंबर में एग्जाम है तो बोलता रहा हूँ बेटा, अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर दूंगा। और उसके बाद भी आप लोग जिनका एग्जाम अभी अभी है नवंबर वगैरह में, वो लोग थोड़ा खुद से ही पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। जिन लोगों के बच्चों के नए एडमिशन हुए हैं तो उन लोगों के बहुत सी जगहों पे कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग आगे आगे चल रहे हैं। कॉलेज में जाएंगे तो टीचर से आगे आगे चलेंगे, टीचर भी आपसे खुश रहेगा कि हाँ बच्चे को सब आता है। ओके, कोई बात नहीं। पहला दिन है आज, तो बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी, या फिर हो सकता है कि कुछ चीजें उड़ गई होंगी दिमाग से। दोनों संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। अगर चीजें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो इसके जो स्टार्टिंग के इसी चैप्टर के जो पहले 2 लेक्चर है उसको पढ़ने की कोशिश करना। तो ये आज का पार्ट समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या बना करके दिया है आज आप लोगों को, ठीक है ना। ये एक तरीके का मैं बता दूं खजाना है, ठीक है ना, एक तरह का रहस्य है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, किस प्रकार पढ़ते हैं, किस प्रकार उनके अच्छे नंबर आते हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कल आप लोग ये चार्ट बना के तैयार करेंगे, सब लोग फटाफट बोलो। ये
सभी टॉपिक का ये चारों जो टिश्यूज हैं उनका इस तरह का फ्लो चार्ट बना के कब तक सबमिट कर दोगे मेरे को? सबमिट करने का मतलब है मेरे को व्हाट्सएप करोगे। फ्लो चार्ट बनाने का तरीका समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी देखो कनेक्टिव टिश्यू में दिक्कत थी ना, सेल्फ स्टडी। यही तो मैं चाहता हूं आप लोग सेल्फ स्टडी करें। बेटा मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैंने क्या कहा, मैं टीचर का रोल, मैं हमेशा बोलता हूं टीचर का रोल कितना है? ओनली 20%। 20% मैंने अपना काम कर दिया, आप लोगों को रास्ता दिखा दिया कि ये रहा रास्ता, आप चलो इस पे। अब चलना आप लोगों को है, ठीक है ना? तो सारा हम पीछे सपोर्ट के लिए हैं। कहीं पे प्रॉब्लम आती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू में दिक्कत थी तो रास्ता दिखाया, फिर कोई पढ़ रहे हो उसमें दिक्कत आ रही है, मेरे को बताओ किस तरह इस चीज में दिक्कत आ रही है, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना? तो उसका फ्लो चार्ट बना करके मैं इस तरह से अपलोड करूंगा। और गुड। तो कल अगर आप लोग कल छुट्टी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे जो फ्लो मतलब कनेक्टिव टिश्यू ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से खत्म कर लेंगे। और एक चीज बता दूं मैं, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जिसको कि आप लोग कर लेंगे, है ना? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बचपन से करते आ रहे हैं। नर्व होती है, एक्सॉन होता है, साइटोन होता है। क्लियर है बातें? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आप लोग इसके फ्लो ये चार्ट बना बना करके, और जिसका सबसे अच्छा होगा उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी उस बच्चे का, ठीक है? और उसको हो सकता है उसके उसी नोट्स को मैं अपने ऐप में अपलोड भी कर दूंगा बच्चे के नाम के साथ, नाम और बैच के साथ, ठीक है ना? उसका नाम और बच्चे का बैच वो हमेशा उस नोट्स के साथ अपडेट रहेगा मेरे ऐप में, जिसका सबसे अच्छा होगा। बेटा मैंने कहा ना, उसका नाम के साथ मैं ऐप में अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेंगे, दिख जाएगा आप लोगों को। तो उस बच्चे का नाम हमेशा के लिए मेरे ऐप में जुड़ा रहेगा कि हाँ इस बच्चे ने इस तरीके से ये नोट्स बनाए थे, ठीक है? लेकिन अच्छा बनाने के चक्कर में टाइम नहीं, ये नहीं कि बहुत अच्छा करने के चक्कर में लग जाओ और वो कर लो, याद भी करना है तो फटाफट ये बनाएंगे और प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है? हाँ, एक एक करके करना, सारे नहीं, एक एक करके करोगे। लेकिन आज और कल में कोशिश करो कि इस चैप्टर चलते हुए 3 दिन 4 दिन हो गए मेरे ख्याल से, तो अब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू एटलीस्ट 2 तो कल सबमिट कर ही दो मेरे को, ठीक है ना? कनेक्टिव टिश्यू बड़ा है तो उसको सबमिट करो हर हालत में, नाम अमर हो जाएगा। सही कहा, नाम अमर हो जाएगा। इस माइंड नर्चर ऐप पर उसका नाम अमर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है। तो अब कल छोड़ के मिलते हैं परसों, और कल के लिए पूरा होमवर्क रहेगा। अच्छा, कल और परसों मतलब आज और कल तक 2 कर लेंगे, और परसों तक 2 कर लोगे तो चारों खत्म हो जाएंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग परसों, और ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद जो भी सीक्वेंस में अगला सब्जेक्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। अच्छा, किसी को कोई डाउट रह जाए, अभी भी लगता है कि हाँ कोई चीज नहीं हो पाएगा, तो मेरे को व्हाट्सएप करके कल या परसों मेंशन जरूर कर देना, तो उसका भी मैं इस तरह से फ्लो चार्ट क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। क्लियर? ओके, तो मिलते हैं फिर परसों, तब तक के लिए गुड नाइट। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है? लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना? ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है,
ठीक है ना, उसमें एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है, महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।